नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गौरीकुंड में बड़ा हादसा। बताते चले, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। घटना सुबह 5:30 की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। बताते चलें, गौरीकुंड के ऊपर घास कट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी। जानकारी के अनुसार दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक दंपति और उनका 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। जायसवाल परिवार महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। 2 लोग स्थानीय हैं। विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत शामिल हैं। विक्रम सिंह रावत बीकेटीसी के कर्मचारी थे। मृतकों में राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, काशी जायसवाल, तुष्टि सिंह, विनोद विक्रम सिंह और कैप्टन राजीव शामिल हैं। शवों को बुरी तरह जले होने की सूचना बताई गई है। आगे बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गौरी माई खार्क से ऊपर जंगल में गिरा है। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करते हैं। इससे पहले 7 जून को केदार घाटी के बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आने पर पायलट ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। बताते चले, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। सुबह 5:30 की यह घटना बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम भी बताया जा रहा है। बताते चलें कि जानकारी के अनुसार दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक दंपति और उनका 23 महीने का बच्चा शामिल है। जायसवाल परिवार महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। 2 लोग स्थानीय हैं। विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत शामिल हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे ये हादसा कैसे हुआ। देखिए, लगभग सुबह की बात है। सुबह लगभग 5:30 बजे जिस तरीके ये केदार घाटी से केदारनाथ से ये गुप्तकाशी की तरफ आ रहा था, तो अकस्मात मौसम खराब होने से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिसमें लगभग 7 लोग सवार थे, पायलट सहित। दो लोग लोकल थे, एक जो बीकेटीसी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और एक और 2 लोग लोकल थे और 4 सवारी, एक पायलट सहित 7 लोग सवार थे। और दुर्घटना जो है गौरीकुंड से थोड़ा सा पहले जैसे पहुंचा हेली, उसी समय मौसम खराब होने के कारण जो है हेली क्रैश हो गया। और साथ जैसे हेली क्रैश होने की बात सामने आई, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की पूरी टीम वहां पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जहां गिरा है वहां अगल बगल एक कोई नेपाली मूल की लेडी जो है घास काट रही थी। तब जाके पता लगा कि ये इस जगह पे गिरा है, क्योंकि जंगल में हेली गिरने से जो है पता नहीं लग पा रहा था कि कहाँ पे हेली गिरा है, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण जो है जंगल में गिरा है वो, तो जंगल में गिरने से पता नहीं लग पा रहा था कि हेली कहाँ पे गिरा है। जी, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी स्थिति क्या, इतनी गंभीर स्थिति है कि 7 के 7 लोग खत्म हो चुके हैं और साथ ही जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को कुछ नहीं मिला वहां पे, एक रात के अलावा और कुछ नहीं मिल पाया है।
और अभी सीएम धामी ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जांच के आदेश दिए तो हैं, लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिल पाया है कि क्योंकि जंगल में गिरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जगह पे गिरा तो कोई मलबा तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि सारा राख बन चुका है हेली। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कोठारी हमें यह जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं, हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। यूकाडा को अगले 10 वर्ष की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। केवल डबल इंजन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए, हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों में किसी तरह का समझौता नहीं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे किस तरह की स्थिति अब वहां पर बनी हुई है और क्या। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटना घटी है और अभी तक जब यात्रा शुरू हुई है, ये 5वीं घटना है, यानी कि 5 हेलीकॉप्टर अभी तक गिर चुके हैं, जिसमें कई लोगों जो हैं वो जान भी चली गई है। और इसके बाद सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मौसम को देखा जाए, क्योंकि मौसम की जानकारी कुछ दिन पहले ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये बताया जा सकता है कि मौसम आने वाले 24 घंटों में इस तरह रहेगा। जब यूकाडा के पास ये सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, क्योंकि लगातार वो इन चीजों से जुड़े रहते हैं, तो फिर संचालन की क्यों, जब कोहरा बहुत ज्यादा लगा हुआ है तो संचालन करने दिया जाता है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अब जिस तरह से निर्देश आया है, उन्होंने कहा है कि बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। उन्होंने यूकाडा को भी सीधे तौर पर कहा है कि आप 10 साल की बताइए कि 10 साल में आपने इन हादसों से बचने के लिए क्या कुछ किया है। इसके साथ ही अभी पूरी तरह से केदार घाटी में संचालन हेलीकॉप्टर का रोक दिया गया है और सवाल तो खड़े होते ही रहेंगे। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, आम आदमी भी अब सवाल खड़े करने लगा है कि आखिर इतने हादसे क्यों। क्या इससे पहले जिस तरह से सिंगल जो हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें सिंगल इंजन है, उन्हें क्यों संचालित करने दिया जाता है। अगर वैली की बात की जाए तो एक दुर्गम वैली है, पूरा ऐसी घाटी है जो घाटी अपने आप में कई चुनौतियां, एक तो जो आम आदमी रहता है उसको चुनौतियां पैदा हो जाती हैं उसके सामने, तो एक मशीन के सामने चुनौतियां क्यों पैदा नहीं होंगी। ये कुछ ऐसे सवाल है जो खड़े होते हैं। और अब जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा है कि डबल इंजन ही हम जाने देंगे, यानी कि अगर ये होता है, मान लीजिए अगर अगले साल तक भी ये होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जरूरी भी है कि डबल इंजन, कम से कम एक इंजन अगर खराब हो तो दूसरा इंजन काम करे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था देखनी बहुत जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो वीआईपी लोग होते हैं वो सिंगल इंजन में फ्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसमें सारे जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, जो जितने भी वीआईपी लोग हैं, वो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ये गाइडलाइन है सीधे तौर पर। अब वो सिंगल इंजन में जब नहीं कर सकते तो आम आदमी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों उन्हें सिंगल इंजन में उन्हें भेज दिया जाता है, वो भी ऐसी दुर्गम घाटी में। ऐसे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। तब मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो निर्देश दिए हैं, ये निर्देश अगर पालन होते हैं तो इससे जरूर आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं से जो है वो लगाम लगाया जाए। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए। हेली दुर्घटनाओं का होगा एडिट। बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हुई सभी हेली दुर्घटनाओं का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इनमें गत वर्षों में हुई हेली दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को राज्य में अगले 10 वर्ष की हेली सेवाओं की कार्य योजना बनाने और भविष्य में केवल डबल इंजन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं चारधाम राज्य होने के कारण हेली सेवाओं की मांग बढ़ने वाली है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक चूँकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने जहां हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं,
और डीजीसीए के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे और अगली बड़ी खबर, योगी सरकार यूपी में चयनित पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेगी। बता दें, चयनित पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे नियुक्ति पत्र। 60,244 चयनित पुलिस कर्मियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। योगी सरकार रविवार को यूपी पुलिस विभाग की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। योगी सरकार द्वारा आयोजित आरक्षी पुलिस नियुक्ति पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वितरित किया जाएगा। बताते चलें कि योगी सरकार द्वारा प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग में इतने बड़े पैमाने पर आरक्षी सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने सकुशल भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ हाईटेक ट्रेनिंग देने के साथ रिकॉर्ड समय में ज्वाइनिंग देकर नया कीर्तिमान रचने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से आरक्षियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अभूतपूर्व तकनीकी नवाचारों और पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया, जिसकी प्रशंसा न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के तहत 48,196 पुरुष और 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 48.17 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15.49 लाख महिलाएं थीं। इतने विशाल स्तर पर परीक्षा आयोजित कराना शासन और भर्ती बोर्ड दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक रस्तोगी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, चयनित पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, किस तरह का उत्साह पुलिस कर्मियों में देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए, बहुत ही ज्यादा उत्साह है पुलिस कर्मियों में। जो ये अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 60,000 से ज्यादा जो है ये जो अभ्यर्थी ये चयनित हुए हैं। आपको बता दें, जब ये परीक्षा हुई उसके पहले इस परीक्षा में सेंध लग गई थी। उसके बाद जो राजीव कृष्णा है, जो मौजूदा डीजीपी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी पुलिस भर्ती बोर्ड के वो अध्यक्ष, तो उन्होंने पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया था। और आज 12 बजे अमित शाह जो है वहां पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे जो डिफेंस एक्सपो है कार्यक्रम स्थल वहां पर जाएंगे और 50 जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर, उनके साथ में डीजीपी भी मौजूद थे। तमाम जो तैयारियां हैं उनको कर लिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं उनका पूरे प्रदेश से लखनऊ में आना शुरू हो चुका है और 12 बजे जब अमित शाह पहुंचेंगे उसके बाद जो नियुक्ति पत्र है वो इनको बांटा जाएगा। जी, साथ ही चयनित पुलिस कर्मियों को क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, उनको निर्देश ये दे दिया गया है साफ तौर पे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो छवि है उसको वो आगे कायम रखेंगे और जब जहां जहां उनकी तैनाती होगी वहां पर वो पारदर्शिता से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभाएंगे और जो आम लोगों की समस्याएं हैं उसका कहीं ना कहीं समाधान करेंगे। और जो महिलाओं को लेकर जो तमाम मुद्दे होंगे उन पर खास तौर पर उनको ध्यान देने के लिए कहा गया और जल्द ही इनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद इनको जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी हैं, उनको नियुक्ति दी जाएगी। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमें जानकारी देने के लिए। अगली खबरों पर और अगली बड़ी खबर, बिहार में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल देखने को मिल रही है। 12 जून को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक की थी। इस बैठक में सभी सहयोगी दलों से उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी। महागठबंधन की बैठक के बाद अब कांग्रेस ने आज को अपने विधायकों की बड़ी अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी 19 विधायक मौजूद रहेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बैठक में शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी और आगामी रणनीति पर मंथन होगा। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। पार्टी इस बार भी 70 सीटों की डिमांड कर रही है। पार्टी अपनी सीटों के लिए लगातार राजद पर दबाव बना रही है। सूत्रों ने बताया कि वीआईपी ने बैठक में 40 से ज्यादा सीटों की मांग की थी और इस बात का आश्वासन चाह रही है कि उसके प्रमुख मुकेश सैनी को गठबंधन का डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा। पार्टी ने 2020 में एनडीए के हिस्से के रूप में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 4 पर जीत हासिल की थी। राजद पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस की ओर से अभी तक
तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं स्वीकारा गया है। इन सभी बातों को देखते हुए आज अहम बैठक होने वाली है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे इस बैठक में क्या क्या रणनीति अपनाई जाएंगी, क्या क्या किस चीजों पर चर्चाएं होंगी। जी सपना, देखिए आज जो बैठक होने वाली है, सबसे पहले आपकी जो पिछले बैठक हुई थी उसमें तेजस्वी यादव ने जो हमारे सूत्र बताए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीट मांगने से ही नहीं काम चलेगा, जो सीट पर जो कैंडिडेट का नाम घोषित होगा उसका भी आप लोगों को नाम लिस्ट देना पड़ेगा। तो इसको लेकर जो है कांग्रेस जो है एक बड़ी बैठक करने जा रही है कि किस सीट पर क्या क्या कैसे कैंडिडेट को उतारा जाए। साथ ही साथ जो अब इन लोग जो 19 सीट ये लोग जीते हुए हैं, तो उस सीट पर क्या स्थिति है, क्या किसी नेता की क्या छवि है। साथ ही साथ जो 70 सीट पिछले बार लड़े थे उस सीट पर जो है जिस सीट पर हार हुई थी, तो क्या उस सीट को बदला जाए किसी दल के साथ। तो इस सबको लेकर जो है आज कांग्रेस बैठक करने जा रही है। साथ ही वो अपना एक दबाव भी बनाने जा रही है कि जिससे कि उनको और दल से जो है ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, जो उनकी एक अच्छी भूमिका बन जाए सरकार बनाने में, अगर सरकार बनती है तो इस वजह से जो है ये आज बैठक जो है वो अपने जितने भी विधायक उनके साथ ये बैठक करने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद दानिश हमें ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, इसरो ने यूपी के कुशीनगर में पहला सफल रॉकेट परीक्षण किया है। इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से शनिवार की शाम रकबा जंगली पट्टी के एपी बांध स्थित गंडक नदी के किनारे रॉकेट और सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई। सफल लॉन्चिंग पर लोगों ने करतल ध्वनि से वैज्ञानिकों को बधाई दी। वैज्ञानिकों का कहना था इस कार्यक्रम से युवाओं में स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ेगा और युवा इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक होंगे। लॉन्चिंग शनिवार की शाम 5:15 पर की गई और रॉकेट 1.126 मीटर की ऊंचाई पर गया और फिर पैराशूट से केन आकार का सैटेलाइट के साथ धीरे धीरे लॉन्चिंग पैड से करीब 500 मीटर की दूरी पर गिर गया। रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, डीएम महेंद्र सिंह तंवर, एडीएम वैभव मिश्र, सीडीओ गुंजन द्विवेदी, एसडीएम ऋषभ देवराज पुंडीर, सीओ राकेश प्रताप सिंह, एसएचओ धीरेन्द्र कुमार राय, राजस्व निरीक्षक जयंत गुप्ता, बीडीओ संजय राय, पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल सहित मौके पर भी उमड़ी भीड़ ने वैज्ञानिकों का करतल ध्वनि से वैज्ञानिकों का स्वागत किया और बधाई दी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार गिरी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कुशीनगर में रॉकेट और सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई है, इस पर युवा कितने उत्साहित हैं? जी सपना, बिल्कुल कुशीनगर जैसे क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चिंग इसरो के द्वारा निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। यहाँ के जो क्षेत्रीय युवा हैं उन्हें भी अंतरिक्ष के अनुसंधान को लेकर तमाम जानकारियां मिलेंगी। आपको बता दें कि इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैंसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके क्रम में 2 दिवसीय यह आयोजन जो कि कल 14 से शुरू हुआ था और आज 15 जून को समापन होना है, इसका कल इसी क्रम में कल सफल रॉकेट लॉन्चिंग किया गया था। ये जो रॉकेट था वो छात्रों के द्वारा ही बनाया गया था। केन साइज के रॉकेट थे। शाम को इन सभी रॉकेट के सफल लॉन्चिंग के बाद काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर वैज्ञानिक मौजूद थे, कई प्रशासनिक अधिकारी थे, स्थानीय सांसद। निश्चित तौर पर यह इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ा कदम है। सिर्फ इतना नहीं, भारत का जो 2035 का मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसमें कहीं न कहीं यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमें ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।